अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। अरफा फारूकी बेहद बेताब हो रहा था। वो उसके इशारे पर सिराब समेत अपनी जगह रुक गया था। अरफा से वो तकरीबन 8 फुट दूर थे और बासानी एक दूसरे को देख और आवाज़ सुन रहे थे। मैं सख्त अजियत में हूँ। उसने अपने बड़े हुए पेट पर हाथ फेरा। मुझे इस अजियत से निजात दिलाओ। मगर कैसे अरफा? फारूकी बेचैनी से बोला। कोई तो रास्ता होगा इसका, वो कराते हुए बोली। तकलीफ़ और दर्द की शिद्दत से उसका माथा और गर्दन पसीने में तर थे। मैं सदियों से इस दर्द में मुब्तला हूँ। कोई तो मुझे निजात दिलाओ। मगर मैं क्या कर सकता हूँ? वक्त से पहले कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं। वो वक्त कब आएगा जब मैं इस अजियत से जान दे दूँगी? अरफा ने होंठ दांतों तले दबाकर कहा। नहीं अरफा, बहुत जल्द इस दुख से निजात पा जाओगी। फारूकी ने उसे तसल्ली दी। तुम कलमाशा की बात मान क्यों नहीं लेते? क्या? फारूकी हैरत से बेहाल हो गया। ये तुम कह रही हो अरफा? तुम? हाँ, ये सब मैं कह रही हूँ जो 225 साल से इस अजियत से दो चार है। कोई है जो इस दर्द को एक रात भी झेल सके? मैं अब मर जाने की हद तक आजिज़ आ चुकी हूँ। मुझे कलमाशा से पहले ही समझौता कर लेना चाहिए था। नहीं नहीं अरफा, फारूकी एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। तुम तो हिम्मत और हौसले की अलामत हो अरफा। अब आखिरी मोड़ पर आकर तुम मंजिल खोना चाहती हो। बहुत कम वक्त रह गया है अरफा, तुम्हारी निजात में यकीन करो। वहीं रुको, मैंने कहा ना, मेरे करीब मत आओ। अरफा ने फारूकी को मज़ीद आगे बढ़ने से रोक दिया। उफ मेरी माँ, वो चीख उठी। माँ? फारूकी के जहन में झनाका सा हुआ। अरफा, तुम्हारी माँ कलंगा भी इस इलाके में आ चुकी है क्या? अरफा एकदम जैसे अजियत से बेखबर हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें फारूकी पर जम गई। कब आई मेरी माँ यहाँ? शायद 2 दिन पहले। फारूकी ने उसे गौर से देखा। मगर मुझे तो अभी तक उसकी खुशबू नहीं आई। उसकी ममता भी मर गई क्या? अरफा ने दुख से कहा। ममता मर चुकी होती तो वो 2 सदियों से तुम्हारे लिए निजात जिंदा तलाश ना कर रही होती अरफा। वो तो सांस ही इसलिए ले रही है कि तुम्हें इस अजियत खाने से निकाल ले जाए। हाँ? अरफा के लहजे में अपनायत उभर आई। वो यकीनन दुख का गट्ठर सर पर उठाए जगह जगह मारी फिर रही होगी, मेरे लिए, मेरी निजात के लिए। मगर अब तुम्हें ज़्यादा दिन ये दर्द, ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगी अरफा। निजात का वक्त बेहद करीब है। निजात का लम्हा अब मेरे लिए कुछ कशिश नहीं रखता। इंतज़ार की इस कांटों भरी स्लेब पर लटके हुए मुझे इतना अरसा गुजर गया है कि खुशी मेरे लिए ख्वाब होकर रह गई हो। मायूस मत हो अरफा, ये तुम्हारी रूह को कमज़ोर कर देने वाली कैफियत बन जाएगी। फारूकी ने हमदर्दी से कहा। मेरी माँ मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? अचानक अरफा ने पूछा। क्या पहले कभी तुमसे मिलने आई थी वो अरफा? जवाब में फारूकी ने सवाल किया। नहीं तो फिर अब कैसे आ सकेगी? मैं समझी शायद अब वो इतनी ताकतवर होगी कि कलमाशा के तिलिस्म से सर टकरा सके। सर टकराने से अगर ये दीवारें गिर सकती तो अब तक 10 बार इनको गिरा चुकी होती है अरफा। हाँ, वो तुमसे आलम ख्वाब में ज़रूर मिलती होगी। हाँ, कई बार, उसने ख्वाबदीदा लहजे में कहा। तो अब भी उसी आलम में मिलेगी तुमसे। मगर तुम मेरी किसी निजात जिंदा की बात कर रहे थे। वो ये है और इसकी बीवी। फारूकी ने सिराब के कंधे पर हाथ रखा। अच्छा? उसने चमकती हुई आंखों से सिराब को देखा। सिराब को उन आंखों में सारे जहां का दर्द करवटें लेता हुआ महसूस हुआ। दोनों की आंखें मिली और सिराब को यूं महसूस हुआ जैसे उसके सारे बदन में सर्द सी लहर उतरती चली गई हो। उसने अरफा की आंखों के सैर से आज़ाद होना चाहा मगर नाकाम रहा। वो आंखें तो उसके बदन के आर पार हो रही थीं। मेरे निजात दिंदा, अरफा ने अजीब से लहजे में कहा। काश तुम बहुत पहले आ चुके होते। हर काम अपने वक्त पर होता है अरफा, ना पहले ना बाद में। ये खालिक कायनात का अटल फैसला और ना बदलने वाला हुक्म है। मैं जानती हूँ। अरफा ने निगाहें फेर ली और सिराब अपने हवास में आ गया। उसके सारे बदन से ठंडा ठंडा पसीना फूट पड़ा था। मैं सदियों से यहाँ अजियत झेल रही हूँ।
اگر شروع ہی میں کلماشا سے سمجھوتا کر لیتی تو شاید اس جان لیوا درد سے واسطہ ہی نہ پڑتا۔ نہیں عرفہ، یہ غلط ہے، فاروقی نے اسے سمجھایا۔ تم تب بھی اسی عالم درد کی مافر تھی، کیونکہ کلماشا کے بچے کو جنم دینے کے لیے بہرحال تمہیں اس اذیت کو سہنا پڑتا۔ کیا تم خوش نہیں کہ اذیت سہ کر تم نے خود کو شیطان کے ہاتھوں بکنے سے بچا لیا؟ کیا فائدہ؟ جب میں اس کے بچے کو جنم دوں گی تو اس کی تمام طاقتیں اپنے عروج پر آ جائیں گی، پھر میری یہ قربانی کس کام کی؟ ہرگز نہیں، فاروقی جیسے تڑک کر بولا۔ اسی حادثے، اسی المیے کو رونما ہونے سے تو ہمیں روکنا ہے عرفہ۔ تم ہرگز اس کے بچے کو جنم نہیں دو گی، وہ اس کے لیے سدا ترستا رہے گا، تڑپتا رہے گا، بلکتا رہے گا، آخر ناکامی اور سزا کے جہنم میں جا گرے گا۔ اسے کامیاب ہونے سے روکنا بھی تو ہمارا وہ فرض ہے جسے ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو چکے ہیں۔ کاش یہ ہو جائے، جلدی ہو جائے، عرفہ کے لبوں سے نکلا۔ یہ ہوگا عرفہ، ضرور ہوگا، بس تم تھوڑا وقت اور حوصلہ اور ہمت سے گزار لو۔ میں کوشش کروں گی۔ نہیں عرفہ، فاروقی کے لہجے میں پہلی بار اس کے لیے تعجب ابھر آیا۔ کوشش کا مطلب ہوتا ہے کہ عادی اور بے یقین کامیابی، اور یہ غلط ہے۔ تم پر ہر صورت خود کو اپنے وعدے اور اپنے مقصد پر قائم رکھو گی، اٹل رکھو گی، یہ ضروری ہے، لازم ہے تم پر۔ ہاں میں جانتی ہوں مجھے ایسا ہی کرنا ہوگا، مگر کیا تم مجھے آنے والے مبارک وقت کا تعین کر کے نہیں بتا سکتے؟ میری نجات کے وقت کا؟ نہیں عرفہ، یہ میرے بس میں نہیں ہے، فاروقی نے مجبور سے لہجے میں کہا۔ میں تعین نہیں کر سکتا، مگر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اب سالوں اور مہینوں کا وقت نہیں، دنوں کی بات ہے۔ اوہ، بے ساختہ عرفہ کے لبوں سے نکلا اور اس نے خوشی کے مارے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ پھر اس کا ایک بلند و بانگ کہکا حال میں یوں گونجا کہ فاروقی اور سیراب کے اعصاب گھنگروں کی طرح جھنجھنا اٹھے۔ یہ کہکا، وہ ساری جان سے چونک پڑے۔ دوسرے ہی لمحے ان کے بدترین اندیشے نے یقین کا روپ دھار لیا۔ پیال کے ڈھیر پر عرفہ نہیں، بوڑھا کلماشا دیوانوں کی طرح کہکے لگا رہا تھا۔ اس کے کہکوں میں طنز اور تمسخر کی بازگشت فاروقی اور سیراب کو احمق بن جانے کا یقین دلا رہی تھی۔ ہفتوں کی نہیں، دنوں کی بات ہے اب عرفہ کی نجات، ہے نا؟ وہ اٹھ کر فرش پر کھڑا ہو گیا، ہاتھ پہلوؤں پر رکھ لیے اور ان دونوں کو یوں دیکھنے لگا جیسے خاموشی کی زبان سے کہہ رہا ہو، احمقو، تم نے کلماشا کو کیا سمجھ لیا تھا؟ وہ تم جیسے نادانوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ فاروقی نے گہرا سانس لیا۔ تو یہ تم تھے؟ ہاں، یہ میں ہوں، وہ غرور سے بولا۔ اب تمہیں معلوم ہوا کہ کلماشا کس چیز کا نام ہے؟ ہاں معلوم ہو گیا، کلماشا ابلیس کا پیروکار ہے۔ وہ کسی بھی وقت عورت کا سہارا لے کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ ہاتھ اٹھا کر جھٹکتے ہوئے بولا۔ کسیانی بلی کی طرح کھمبا مت نوچو فاروقی، میں نے تم سے کلنگا اور تمہاری تیاری کے بارے میں جو گلوا لیا اس کے لیے مجھے داد دو، اس طرح بے بس عورتوں کی طرح تانے مت دو۔ تانے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کلماشا، تم نے جو معلوم کیا وہ حرف آخر نہیں ہے، اس میں تبدیلی بھی تو ممکن ہے۔ کیسی تبدیلی؟ وہ جلدی سے بولا۔ اب یہ تم عرفہ بن کر معلوم کرنا، فاروقی نے طنز سے کہا۔ بہرحال یہ طے ہے کہ تمہارا وقت اب بے حد قریب ہے، تمہارا انجام نوشہ دیوار بن چکا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا عہد، میرا سودا ابلیس کے ساتھ ہو چکا ہے، وہ جو میری روح کا خریدار اور میرا مالک ہے، اس کی طاقت کا ادراک ہوتے ہوئے بھی تم مجھے انجام کا ڈراوا دے رہے ہو۔ کلماشا، کیا تم ابلیس سے اپنا عہد توڑ نہیں سکتے؟ اچانک فاروقی نے عجیب سا سوال کر دیا۔ کانوں کو ہاتھ لگاؤ فاروقی، کلماشا ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ابلیس سے اپنا عہد توڑنے کا سوچنے والا اس کے عتاب سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اس کے چہرے پر لعنت کی سیاہی گہری ہوتی چلی گئی۔ تم نے یہ سوال مجھ سے کیوں کیا؟ میں نے سوچا شاید ابھی تمہارے دل میں کہیں کسی جگہ اپنی نجات کا خیال دھڑک رہا ہو۔ میں نے جس دن ابلیس سے اپنی روح کا سودا کیا تھا، اسی دن میرا اپنے آپ پر اختیار ختم ہو گیا تھا فاروقی۔ اب میں نہ آزاد ہوں نہ با اختیار، میری طاقت، میری دیوانگی، میرا وجود سب اسی کا ہے۔ وہ میرا شہنشاہ ہے، میں اس کا غلام ہوں۔
उसका पुजारी, उसकी कठपुतली। वो ख्वाबनाक लहजे में कहता चला गया, अफसोस तुम जिंदा दरगू हो गए कलमाशाह। फारूकी ने तासुफ से कहा, खबरदार। अचानक कलमाशाह बिगड़ कर बोला, अपनी ज़ुबान को लगाम दो, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अपने मालिक का वफादार हूँ। लो अब तुम अपनी तैयारियों का मातम करो। मैं कलंगा और तुमसे आखिरी मुलाकात के लिए अपने मालिक, अपने शहंशाह इबलीस से मिल लूँ। एक छपाका सा हुआ और कलमाशाह बेवजूद हो गया। अब वहाँ उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। वो दोनों हाल से निकलकर बाहर बरामदे में चले आए। खौफ नाम की कोई शय उनके शऊर में नहीं थी। अजीब बात सेराब के लिए थी कि उसे यूं मालूम हो रहा था जैसे वो कोई ड्रामा या फिल्म देख रहा हो। अचानक किसी नई सूरत हाल से बार बार दो चार होने के बाद अब वो जैसे इस माहौल का आदी हो गया था। बाहर सूरज ढल चुका था, सहपैर से शाम की तरफ रवाना हो चुकी थी। उन्होंने बरामदे में बैठकर बैग से खुश्क खुराक के डब्बे निकाले और हल्का फुल्का लंच किया, जिसका वक्त गुजर चुका था। छागल से पानी पिया और फारूकी ने दीवार से टेक लगाकर टांगे पसार ली। सेराब ने अपनी और उसकी सर्च लाइट एक तरफ रखी और उस पर बैग का कोना टिकाया और तकिया बनाकर लेट गया। क्या बात है, थक गए क्या? फारूकी ने मुस्कुराकर उसे देखा। अभी आप जितनी हिम्मत से महरूम हूँ। एसाब पर खौफ नहीं, सुस्ती सी गालिब आ गई है, सेराब लेटते हुए बोला। ये तो होना ही था, फारूकी ने बाड़ के पार कच्चे रास्ते पर नज़रें जमाते हुए कहा। मगर एक बात है, तुमने इस माहौल को बहुत जल्द कबूल कर लिया। इसका मुझे खुद भी समझ नहीं आई। बहरहाल आप इस बात को छोड़िए, ये बताइए कलमाशाह से आपकी गुफ्तगू इस तरह हो रही थी जैसे आप उसे बहुत देर से जानते हों। हाँ, फारूकी हंस पड़ा। पुरानी यारी है उससे। यारी? वो हैरत से पूछ बैठा। यारी ही कहेंगे ना इसे, शरीफ दुश्मन भी यार ही होते हैं। सिवाय अपने अपने मकसद के हम दोनों एक दूसरे को कोई ज़ख्म पहुंचाना नहीं चाहते। वो इबलीस का पुजारी होकर भी शराफत का दामन हाथ से नहीं छोड़ रहा, ये कम है क्या? मगर मेरा सवाल वहीं रह गया। मैंने पूछा था उससे आपका ताल्लुक़ कब से है? जब पहली बार मैंने आसार कदीमा की लाइब्रेरी से उस किताबचे का अक्स हासिल किया था, उस वक्त से अब तक मैं उससे कई बार इसी तरह इसी किस्म के माहौल में मिल चुका हूँ। मैं अरफा को निजात दिलाने के लिए कोशा हूँ, वो अपने बच्चे की पैदाइश के लिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर फारूकी साहब, अब आगे किस तरह की सूरत हाल से दो चार होने का अंदेशा है, ये वापस चल कर तय करेंगे। मुझे अब कलंगा से मिलना है, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। फारूकी ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या आप पहले भी उससे मिल चुके हैं? 2 बार। पहली बार जब मैं उस किताबचे के तर्जुमे के लिए किसी आदमी की तलाश में था तो एक रात होटल वापसी जाते हुए मुझसे रास्ते में टकरा गई। उसने मेरा रास्ता रोक कर सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे कमरे से 7वां कमरा, काम हो जाएगा, और हवा के बगोले की तरह अंधेरे में गायब हो गई। मैं उसके हुलिये और बात करने के अंदाज से वक्ती तौर पर खौफज़दा तो हुआ, मगर जब होटल आकर मैंने अपने से 7वें कमरे में ठहरे हुए आदमी के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला वो कदीम ज़ुबानों का एक ऐसा माहिर है जिसे अपने काम से इश्क है। मैं धड़क उससे जाकर मिला, किताबचे की फ़ोटो स्टेट उसके सामने रखी, मुआवजे की बात तय की और उसने 2 दिन के अंदर अंदर सफ़ा ब सफ़ा तर्जुमा करके मेरे हवाले कर दिया। दूसरी बार वो मुझे उस वक्त मिली जब मैं कैलाश आने के लिए आज से 7 दिन पहले तैयारी कर रहा था। मैं अपने कमरे से निकलकर सवारी की तलाश में नज़रें दौड़ा रहा था तो वो अचानक मेरे सामने आ गई। उसे देखते ही मैं बेचैन सा होकर उसकी तरफ बढ़ा। कलंगा, मैंने उसकी तस्वीर के हवाले से उसका नाम जान लिया था, इसलिए सीधा पुकार लिया। हाँ, दीवानी कलंगा, अरफा की माँ कलंगा। वो जी पोश इंसान की तरह बात कर रही थी। मैं तेरा एहसान नहीं भूल सकती बाबू। तू मेरी बेटी के निजात के लिए जो कर रहा है, मैं उसमें तेरी सिर्फ इतनी मदद कर सकती हूँ कि जहाँ तक हो सके तेरी हिफाजत करूँ। जा, जल्दी कैलाश चला जा। वो दोनों मियाँ बीवी वहाँ पहुँच रहे हैं। मेरी अरफा की निजात करीब आ रही है। मैं तुझे वहीं मिलूँगी। फिर से
اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھ سکتا وہ پہلے کی طرح ایک طرف لپ کی اور غائب ہو گئی۔ یہاں پہنچ کر پہلے 3-4 دن تو میں اپنے ساتھ والے کمرے میں ٹھہرنے والے میاں بیوی کے دھوکے میں رہا۔